आज का मौजू है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस से पहले हमें आर्थराइटिस को समझना पड़ेगा। ये 3 किस्में होती हैं इसकी। एक आर्थराइटिस, दूसरा स्टेज है ऑस्टियोआर्थराइटिस और नंबर 3 पे इसका स्टेज है ऑस्टियोप्रोसिस। अब ये होता क्या है? आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन, हड्डियों की सोजिश या हड्डियों का वर्म। ये पहला स्टेज होता है हड्डियों की किसी भी तकलीफ़ का। इसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। दूसरा स्टेज आ जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जो हमारा आज का टॉपिक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? हड्डियों का वर्म के बाद उनका घिसने के अमल का शुरू हो जाना। हड्डियों में पहले वर्म आता है, उसके बाद वो वर्म जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हड्डियाँ आपस में टकराने लगती हैं, उनमें गैप ख़त्म हो जाता है और वो घिसना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद तीसरा प्रोसेस या तीसरा स्टेज इसका आता है ऑस्टियोप्रोसिस का। ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होता है कि पहले हड्डियां आपकी सोजिश इख्तियार कर गई, वर्म आ गया, दूसरे नंबर पे वो घिसना शुरू हो गई। घिसने के बाद हड्डियों में भुरभुरा होके झड़ना शुरू हो जाती हैं। ये इंतहाई तकलीफदेह मर्ज़ है और इसमें एलोपैथिक आर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं कि जी आपका नी चेंज होगा। कराची जैसे शहर में ये तकलीफ़ आम है, चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों में यकसा है, लेकिन ज़्यादा ये तकलीफ़ ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है। उसकी अपनी जगह बेशुमार वजूहात हैं। अच्छा, अब देखना यह है कि इसका रूट कॉज़ क्या है। अक्सर केसेस ऐसे मिले हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ, मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस इसलिए कहूँगा कि टॉपिक है ये, वरना आर्थराइटिस होना चाहिए था ये। ऑस्टियोआर्थराइटिस की रूट कॉज बाज़ केसेस में, अक्सर केसेस में इडीमा होता है, यानी कि गुर्दों का फंक्शन कमज़ोर हो गया और हाथों में, पैरों में, चेहरे पर वर्म आना शुरू हो गया। ये नॉन पिटिंग एडिमा भी होता है, पिटिंग एडिमा भी होता है, दोनों होते हैं। तो पहले इसमें जब तक आप ये वर्म नहीं उतारेंगे, ये एडिमा का इलाज नहीं करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस सही नहीं होगा। मैं हमेशा ऐसे केसेस में इसका इलाज एपिस 30 से शुरू करता हूँ। जब वर्म वाज़े तौर पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। या फिर ये करता हूँ कि 30 के साथ बड़ी पोटेंसी में कोई ना कोई आर्थराइटिस की दवा साथ में चलती रहती है। अब दूसरे नंबर पे आपको देखना पड़ेगा, पहले ही दिन जब मरीज़ आपके पास आता है, आप उसका यूरिन डीआर करवाएं। उसमें एल्बुमिन वगैरह ज़्यादा होगा, दूसरी चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो आपको कंफर्म हो गया कि ये केस जो है किडनी फंक्शन का है। दूसरे नंबर पे आप उसका टेस्ट करवाएं यूरिक एसिड का। जब ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो तो अक्सर केसेस में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। साथ में आरए टेस्ट भी होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जहाँ पे पॉजिटिव हो, उसमें एक अच्छी दवा हमारी लीडमपाल आ जाती है। और यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो आप यूरिक एसिड के हिसाब से अर्टिका यूरिन्स वगैरह जो भी कंसर्न दवा बनती है आपकी प्रैक्टिस में, वो आप इस्तेमाल करवाएं। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर छोटे जोड़ों में है, हाथ के फेलेंजिस में है, वर्म आ गया है, तकलीफ़ हो रही है, शदीद तकलीफ़ होती है, मुट्ठी बंद नहीं होती, तो उसमें हमारी एक बहुत अच्छी दवा है एमोनियम कार्ब। बड़ी कामयाबी के साथ मैंने दी है, हमेशा मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। एक केस ऐसा होता है कि जोड़ों में चटकने की आवाज़ आती है, क्रैकिंग साउंड आती है। उसमें होम्योपैथिक दवा एसिड बेंस और काली आयोडाइड बहुत अच्छा फंक्शन देती है, मेरी प्रैक्टिस में बरसा बरस से है। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के जिसमें कमर से तकलीफ़ होती है, कमर के मोहरों में गैप कम हो जाता है और ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है मोहरों के दरमियान। तो इस सूरत में टेलोरियम और रूटा, ये 2 दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि इसको गैप को भी तनासुब से लेकर आती हैं और ब्लॉकेज को भी ख़त्म करती हैं। अगर ये तकलीफ़ उल्टी टांग में आती है तो कोलोसिंथ मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, और राइट साइड पर अगर है तो उसमें नेफाइलम और दीगर दवाइयाँ शामिल हैं एज़ पर सिम्टम्स। अब ऐसा मरीज़ जिसकी टांगों में शदीद तकलीफ़ रहती है,
तो ख़ास तौर पे घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं या पिंडली की जानिब होती हैं। तो इसमें मैं लीडमपाल और रूटा 1 पोटेंसी में और 3 रोज़ 4 रोज़ के बाद कैलकेरिया फ्लोर 1 पोटेंसी में देता हूँ। और जहाँ तकलीफ़ और शदीद दर्द होता है वहाँ पर एज़ पर सिम्टम्स ये 2-3 दवाइयाँ आप देख लीजिए। ब्रायोनिया है अगर चलने से तकलीफ़ ज़्यादा है, रेस्ट पोजीशन में तकलीफ़ ज़्यादा है, रेस्टॉक्स है और आर्निका भी इसमें साथ में दी जा सकती है। रेस्टॉक्स और आर्निका इन दोनों दवाइयों का हड्डी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से अगर टिश्यूज़, मसल्स, नर्व अगर डैमेज होनी शुरू हो गई है या उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई है तो ये दवाइयाँ माविन साबित होती हैं। जो दवाइयाँ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और मैं बरसा बरस से इसको इस्तेमाल कराता हूँ। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट दर्द के लिए नहीं आता, तो वहाँ पर ये 3-4 दवाइयाँ हैं मदर टिंचर में, इसका मैं कम्बिनेशन दे देता हूँ। हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि सिंगल रेमेडी से काम लूँ, लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि अगर खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं आए तो उसमें मैं फॉर्मिका मदर टिंचर, नेफाइलम मदर टिंचर, ग्वाइकम मदर टिंचर, गॉलथेरिया मदर टिंचर, इनको नीम गर्म पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाया जाता है और इससे हतमी तौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ़ें सही हो जाती हैं। पहली बात यह कि केस टेकिंग के वक्त आप पहले दिन ही डायग्नोज करें कि इसका रूट कॉज क्या है। अगर रूट कॉज बराह रास्त हड्डियों का वरम और उनका घिसना है, उस सूरत में दर्द है तो उसी हिसाब से दवाइयाँ दीजिए। और अगर किडनी फंक्शन की वजह से आपके जोड़ों में वरम आ रहा है, आपके पंजे में वरम आ रहा है पेशेंट के, तो आपने पहले इडीमा का इलाज करना है या उसके साथ ही इडीमा की दवाइयाँ लाजमी देनी हैं, वरना बराह रास्त हड्डियों की दवाइयाँ इतना अच्छा काम नहीं करती। तो उसका तरीका मैं यही इख्तियार करता हूँ कि रात में सोते वक्त बड़ी पोटेंसी 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या हफ्ते में 1 दफ़ा देता हूँ और दिन में 30 पोटेंसी में एपीस या बाज़ दफ़ा बेलेडोना के साथ मिला के बहुत अच्छा काम देती है और चंद दिनों में वरम उतरना शुरू हो जाता है। पेशेंट को खुद महसूस होता है कि उसका जिस्म हल्का हो गया है। हमारे अव्वलीन तरजीह पेशेंट को फौरी आराम होता है। इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर सुल्तान रज़ा फ्रॉम